आवाज मेरी आ रही है? एक बार क्लियर करिएगा आप लोग। एक बार आप सभी सम्मानित साथी क्लियर करिएगा कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है ना? हाँ, प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है ना? हाँ, आवाज आ रही ना? चलो आ जाओ। अच्छा, एक चीज बताइएगा, चुंबक हुआ था कि नहीं हुआ था? चुंबक हुआ था या नहीं हुआ था? चुंबक वाला क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था? चुंबक हुआ था या नहीं हुआ था? बता दीजिएगा मुझे एक बार। यस सर, ओके। तनु, मोना, कुमकुम नहीं हुआ था? चलो आ जाओ, पढ़ लो। चलो ये पढ़ लेते हैं, मैग्नेट यानी चुंबक। कौन सी क्लास है नंबर आप? 11। आइए। अस्थाई चुंबक लव चुंबकीय पदार्थों से, जबकि अस्थाई चुंबक अणुचुंबकीय पदार्थों से तैयार किया जाता है। मतलब कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, कौन सा मैग्नेट होता है गुरुजी हमारा? परमानेंट मैग्नेट हमारा कैसे तैयार किया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों से। जबकि अस्थाई मतलब, अस्थाई गुरुजी मतलब, अस्थाई मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो हमारा टेम्पररी वाला होता है उसको हम अणुचुंबकीय पदार्थ से करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी जी, बिल्कुल सही बात है। यहां तक बात समझ में आई? तो परमानेंट अगर आपसे पूछा जाए, और एक होता है टेम्पररी। तो टेम्पररी पूछा जाएगा तो बता देंगे ना आप लोग कि गुरुजी ने बताया था, अच्छे से हम लोगों को समझाया था। तो अगर यहाँ से कुछ भी आएगा तो बता दोगे ना कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थों से। जबकि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं भाई साहब अणुचुंबकीय पदार्थों से। एम्पियर नियम का संशोधित रूप कौन सा है हमारा? है बायोट सावर्ट नियम। ठीक है। हाँ, हेलो अंकित जी, कैसे हैं आप? तो कीपर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो चुंबकीय पथ को पूर्ण करने के लिए करते हैं, अरने के लिए नहीं, पूर्ण करने के लिए होता है। पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। ठीक है। कीपर यूज द कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ, यानी कीपर का यूज करते हैं जो हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक पाथ होता है, जो चुंबकीय रास्ता होता है उसको पूरा करने में। पढ़ते रहिए आराम से। हवा की सुग्राहिता क्या होती है? 0 होती है, यानी मतलब सस्टेबिलिटी ऑफ एयर इज 0। वायु अंतराल बढ़ने पर फ्रीजिंग प्रभाव बढ़ जाता। मैं अभी हाईलाइट करूंगा जहां पे आपके पेपर में आएगा, चुपचाप बस देखते रहिए, नोट करते रहिएगा। ठीक है। द THE क्वेश्चन में ये मतलब नहीं समझ पाया। अब एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है? जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे लोड स्टोन। लोड स्टोन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे जो पहाड़ी इलाकों में मिलता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। इसकी कोई आकार नहीं होती है। ये इसका जो मिला था ना, वो लगभग मैं बात करूं तो किस रंग का था भाई? हरे रंग का था? किस रंग का था? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में था सर, ये भी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, रहा होगा, मतलब मुझे एक आध क्वेश्चन हो सकता है इसकी बिना ध्यान में हो। ठीक है। आधुनिक समय में चुंबक बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जो मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में हम कौन सा यूज करते हैं? तो इंडक्शन वाला। ठीक है, ये सही है कि मतलब आधुनिक समय में चुंबक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इंडक्शन वाला, है ना। ये आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि आधुनिक समय चुंबक बनाने के लिए कौन सा? पीरियड वाला। धारा की दिशा चाक के अंदर की ओर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं क्लॉकवाइज तथा धारा की दिशा चालक से बाहर की ओर। अब एक्चुअली में ये चाक नहीं है बल्कि चालक होगा। क्या होगा? यहाँ जो चाक लिखा है ना, ये चाक नहीं है, क्या भाई साहब? चालक है। चालक मतलब कंडक्टर। सुधार कर लीजिएगा आप लोग भी। When the direction of current moves inside the, देखो यहाँ सही लिखा है, इंग्लिश वाला सही लिखा है। कंडक्टर the magnetic lines of force move clockwise and when the direction of current moves outside the conductor they will move the anti clockwise। मतलब इनका कहना ये है कि जो धारा जब अंदर की तरफ चलती है मतलब जैसे मैं बात करूंगा अगर आपसे, एक हमारा क्रॉस होता है, एक हमारा डॉट होता है। तो मान लीजिए अगर धारा अंदर की गया तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज में। ठीक है। और धारा अगर बाहर आया तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉक। वही कह रहा है ये कि धारा की दिशा चालक के अंदर की ओर जाने पर हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। तथा धारा की दिशा चालक से बाहर की ओर आने पर उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो क्रॉस, जो कार के स्क्रू का नियम होता है जिसे बोलते हैं क्रॉस, एक होता है डॉट। ठीक है। तो डॉट में धारा बाहर की साइड। ठीक है। तो मतलब हमारा जो चुंबकीय बल रेखाएं वो बाहर की साइड, और एक जो हमारा होता है
धारा अंदर की साइड यानी कि घड़ी की दिशा में। अब घड़ी आपकी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अब देखो ध्यान से खुद देखो, आपको लगेगा हाँ सर जी सही बोल रहे हो आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट बताओ मुझे। अभी बात समझ में नहीं इससे सर देखो ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको रफ करके इधर साइड में कर दूं, डॉट को यहाँ बना दूं, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये समझ में आ गया होगा कि हाँ गुरु सही बात है, ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत में इलेक्ट्रोप्लेटिक सिमिलरिटी भी बनता है। जी बिल्कुल सही बात है। आगे आइए, BH वक्र हिस्टैरिसीस हानियों को प्रदर्शित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। BH है ना, BH ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है गुरु जी। ये कौन सा, ये वाला कि BH वक्र हिस्टैरिसीस हानियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सर ED और जनरल साइंस नहीं, बस केवल टेक्निकल ही आएगा, ओनली फॉर टेक्निकल आता है मित्र, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आएगा, इसके अलावा नहीं आता CIT सेंट्रल एग्जाम में। आप सोच रहे हो कि गुरुजी सब आएगा, इसके अलावा नहीं आता है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, कृत्रिम वाला अभी आगे आएगा, तो अगर होगा तो करा देंगे, बाकी आपको तो बेसिक नॉलेज तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। आओ सुनो ध्यान से। तो BH वक्र किसको प्रदर्शित करता है, तो गुरुजी ये हिस्टैरिसीस लॉसेस को। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि ये जो B होता है और एक हमारा H होता है, ये तो आपको पता ही पता होगा। तो B को क्या बोलते हैं भाई साहब, तो आपको पता है कि सर जी ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए H को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि H को क्या कहा जाता है, H ये क्या है, H क्या है भाई साहब, ये बताइए क्या है, फोर्स है, हिस्टैरिसीस हानियां है, क्या है इसको H आता है ना सवाल कि B आगे होता है या H आगे होता है, तो B भाई साहब पीछे होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब आपको बताना है कि BH वक्र में H हमारा क्या है, ये आप बताओ, कौन बताता है इसको क्वेश्चन, कुमकुम बताएंगी, तनु जी बताएंगे, अभिषेक जी बताएंगे, अंकित जी बताएंगे, अंजलि बताएगी, कौन बताएगा, मोना बताएगी, कौन बताएगा, हिस्टैरिसीस हानियां। चलो और कोई बच्चा बताओ, चलो एक बच्चे ने प्रयास तो किया, और बताओ, और कोई बताए भाई, चलिए एक बच्चे ने, अंजलि ने बताया, और भी जो बच्चे देख रहे हैं भाई, आपकी संख्या 70-80 आसपास है, आप लोग 70-80 बच्चे आप देख रहे हो, 75 के आसपास इस टाइम देख रहे हो आप लोग, तो सभी लोग कमेंट करो। ये कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं। एक कह रहा बच्चा, कुमकुम कह रही हाइट, ओहो इसका मतलब आपने BH वक्र को नहीं पढ़ा है। BH वक्र आपने पढ़ा ही नहीं है, अरे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BH वक्र, क्योंकि इस BH वक्र में हमेशा आता है कि मतलब इसकी हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हानि तो सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग पढ़े ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। अच्छा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का ITI कंप्लीट हो चुका है, BH वक्र आप लोगों का, अगर कुछ लोगों का जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है, तो गुजरात मेट्रो में अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, 129 सीट आई है, बहुत वैकेंसी होती है भाई साहब, ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म भर दीजिए, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से। तो आ ही नहीं रहा है, रुक जाओ, यहां से करते दूसरा लाते हैं टैब। BH लूप, ये देखो यहां दिखा देता हूं आपको, इसको बड़ा करता हूं, और ये तो बहुत पॉपुलर है, और ये कुछ लोग कह रहे हैं हाइट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और है। ये देखो आपके सामने, यही BH वक्र है, ठीक है। और देखो हमने क्या बताया था, B को फ्लक्स डेंसिटी, और आपसे हमने कहा था कमेंट बताइएगा H क्या है, तो भाई साहब होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या भाई साहब, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे उसको, नोट कर लीजिएगा जहां पे आप लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बीच में जो एयर बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है, जैसे ये वाला ऐसे, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मतलब हल्के मत लीजिएगा। ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर इसके साइड में देखो नेगेटिव लिखा होगा एच वाला, जिसे बोलते हैं वही चीजें बोलेंगे नेगेटिव है। और ऊपर देखो यहाँ पर बी होगा तो नीचे की साइड देखो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये बी एच वक्र भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो कहाँ पर है, यहाँ पर थे। तो अब ये क्या हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील। कितनी मिलाते हैं, तो कितनी मिलाते हैं गुरुजी, आपको पता है अनुपात 3.6% से 4.8% तक मिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। डीसी आपूर्ति पर लौ हानियां सुन, ये सही बात है। जब डीसी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती तो हानियां भी हमारी 0 ही होगी। भौर धारा हानि करने के लिए क्या करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग उड़ा ही दोगे। कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। ये तो आप कहीं भी पढ़ो, मोटर में पढ़ो, जनरेटर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वायु अनुचुंबकी जबकि जल प्रतिचुंबकी पदार्थ है। जो हमारा एयर होता है वो पैरामैग्नेटिक में आता है, और जो जल होता है वो हमारा डायमैग्नेटिक में आता है। जैसे याद कर लीजिएगा कि फेरामैग्नेटिक में कौन आता है, डाया में कौन होता है, और हमारा जो कि पेरा में कौन आता है। तो वायु जो होता है ना, वायु एयर, वो हमारा किस में आता है, पेरा। जैसे मैं बात करूं पेरा में कौन और आता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब जितने हमारे आते हैं पेरा में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर भाई साहब आपके ये बन जाएंगे। आगे ये प्रतिचुंबकी पदार्थों के लिए सुग्राहिता ऋणात्मक रहती है। लो भाई, डाइलेक्ट्रिक मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो फेरा होता है उसके लिए सुग्राहिता बहुत अधिक धनात्मक, पेरा के लिए भी धनात्मक ही रहेगा, मतलब ऋणात्मक में नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत लगी रहेगा। लेकिन जो डाया वाला होता है ना, ससेसिबिलिटी उसकी नेगेटिव ही होती है, क्योंकि वो अपने एकदम चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, और कभी भी याद रखिएगा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, है ना। ऐसे अगर जा रही हैं तो जाती रहेंगी, वो काटेंगे ही नहीं। तो ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के आसपास रखी गई वस्तु पर भंवर धारा प्रभाव उत्पन्न होता है, ये तो स्वाभाविक है। और किसी चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल, आपको पता है ना कि किसी चालक पर यानी किसी कंडक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करना होगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ। और कहां पर लगता है ये, मोटर की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो भाई साहब मान लिया अंगूठा, ये हमारी तर्जनी अंगुली, और ये हमारा जो होता है मिडिल वाला पॉइंट, यही होता है ना भाई, है ना। हाँ, तो ये हमारा बड़े बड़े नाखून है, आप लोग समझ लेना फटाफट बाएं हाथ में। तो ये हमारा फोर्स बताएगा, ये गुरुजी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये गुरुजी हमारा करंट बताएगा। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के नियम बन गए। किसके नियम है भाई, किसी चालक की फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसे क्या ज्ञात करते हैं गुरुजी हम, तो चालक पर बल की दिशा, फोर्स। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब आपको बढ़िया लगेंगे। आपसी चुंबकीय सुमिका बीमाहीन राशि, मतलब इसकी कोई मात्रक रिलेटिव जो होती है ना, रिलेटिव उसकी कोई मात्रक नहीं, परमिलिटी की मात्रक होती है लेकिन रिलेटिव की मात्रक नहीं होती है। समानांतर चालक में धारा की दिशा समान होने पर आकर्षण, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर धारा दिशा समान तो अट्रैक्टिव, अगर असमान तो रिपल्सन, देखो लिखा है प्रतिकर्षण। तो समांतर चालकों में धारा की दिशा समान होने पर आकर्षण बल, जबकि धारा की दिशा असमान होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है भाई, आपको लिखने में समय लगेगा लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन दूंगा, इतना भरोसा रखना। सिरोपरि लाइनों में धारा की दिशा एम्पियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा तो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। अभी तो मान लीजिए हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसको खत्म कर लेंगे, अगर जैसे टाइम देखेंगे अगर तो फिर बीच में 2-4 और मैराथन लगा देंगे, आपका उसी में काम बन जाएगा। ठीक है, तो किसी सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता हेलेक्स के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, कुंडली की दिशा ज्ञात करने के लिए पाम का रूल, कल ही पढ़ रहे थे ना आप लोग उस पे, क्या नाम है, यूट्यूब के सेशन पे, है ना। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, वाइंडिंग की पोलरिटी की पता करने के लिए राइट हैंड का पाम का रूल। ठीक है, बात समझ में आती नहीं, लिखते हैं ना आप लोग, भाई आप लोग तेज तर्राक व्यक्ति हो यार।
सिरों पर लाइन की धारक दिशा हो ही गया है, किसी सोलाइन में ध्रुवता हेलिक्स के नियम से याद करते हैं, सब इंपॉर्टेंट है ही। तो ये तो शायद पीछे वाला हिस्सा क्या भाई, हाँ सेम लग रहा है, वही आ गया, तो इसको हटा देता हूँ। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, ये देखो ध्यान से, एलनिको एल्युमिनियम कोबाल्ट निकल मिश्रण है, जबकि परमेलार निकल और लोहे का मिश्रण। मतलब जो एलनिको होता है, यानी एलनिको, उसमें एल्युमिनियम भी होता है, उसमें कोबाल्ट भी होता है और उसमें निकल भी होता है। परमेलाय में केवल निकल और लोहे का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जो एल्निको होता है ना धातु, उसमें एल्युमिनियम का भी मिश्रण है, ठीक है, कोबाल्ट भी है, और परमेलाय में निकल और लोहे का भी मिला है। तो ये पिछली बार पेपर में आ चुका है आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में। इसका पूछा था परमेलाय में क्या मिला होता है, निकल और लोहे का मिश्रण। परमेलाय में क्या मिला होता है, निकल और लोहे का। जो पढ़ के गया होगा अरुण सर की क्लासेस को, इसको देख कर गया होगा, अच्छे से तैयार किया होगा, मेहनत किया होगा, उसका तो भाई अच्छा ही आएगा। कीरू ताप पर लौ चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका टेम्परेचर कितना था, 770 डिग्री होता है, 770 डिग्री होता है। सब कुछ अच्छे क्वेश्चन रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा भंवर धारा हानि नहीं होगा, हाँ सही बात है। आवृत्ति चूंकि स्क्वायर होता है, एडी करंट जो होता है हमारा क्या होता है, जो हमारे एडी करंट होती है प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, तो सही बात है। डिसीजन ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो उड़ाई दोगे आप लोग ना, ईएमएफ की दिशा याद करने के लिए तो आप लोग डेली पढ़ रहे हो, अभी कल भी सेशन में हमारे साथ पढ़ रहे थे, तो ये तो आप लोग तो माहिर आदमी हो, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगा कोई बच्चा हमारा ऐसा होगा जो ना कर पाए। हाँ, परमेलाय का यूज टेलीफोन में कर सकते हो, धातु होती है जिसमें हमारा निकल और लोहे का मिश्रण करके बनाते हैं उसको, तो कर सकते हो, जो उसके तार होते हैं टेलीफोन के, ठीक है। सर जी मेरा यूपी में होमगार्ड में 50 मार्क आ रहे हैं, तो ये सेफ स्कोर है। भाई देखो पेपर तो बड़े कठिन आए थे, ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। पेपर तो कठिन था, लेवल था, बच्ची हैं, सीट भी अच्छी खासी है, लड़की हैं आप, तो चांसेस तो बन सकते हैं, ठीक है। मालिक बाकी आप अपने जो भी इष्ट देवता होंगे, प्रभु हैं, उनसे प्रार्थना करते रहिए और मतलब अपेक्षा करिए कि सब कुछ अच्छा हो। आपने अपना काम कर दिया है, अब होना या ना होना अब मैं कैसे बता पाऊँ। मुझे CHS भी करना है सर जी, ठीक है, आप CHS भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। होमगार्ड का पेपर दे दिया तो होमगार्ड का रिजल्ट आने में भी 3-4 महीना लगे, तब तक आपका CHS इधर होता रहेगा। और फिर जैसा आप समय लगेगा, सरकारी कॉलेज रहेगा, उसमें ज़्यादा फीस भी नहीं लगेगी, अगर आपका मन होगा छोड़ दीजिएगा, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो। किसी चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मैक्सवेल और दाहिने हाथ के अंगूठे, ये इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल और दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात करते हैं। याद कर लीजिए, कब मिलेगा नहीं आपको, ये केवल अरुण सर की क्लास में मिलेगा कंटेंट अच्छे अच्छे। चलो, तो ये यहाँ तक हमने आपको बता दिया, कुछ आगे देख लेता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है गुरुजी बता दो उसको। चलो इसको हटाकर अब अगला टॉपिक लेकर आते हैं। अगला क्या टॉपिक गुरुजी, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं हुआ कि मतलब सर जी मतलब आपको समस्या हुआ कि गुरुजी इस पॉइंट समझ में नहीं आया। अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया कि नहीं हुआ है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कुमकुम बताएगी, कुमकुम की शुरुआत से पड़ती है, बताओ जल्दी बेटा कि ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ 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 फटाफट से मुझे बता दो, फट से हुआ या नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ूं। डायोड तो हुआ नहीं होगा, डायोड तो नहीं हुआ होगा, नो सर। मोना कह रही नहीं, और कोई बच्चा बता दे मुझे फट से। मोना कह रही गुरुजी नहीं, नो सर। तो आ जाओ पढ़ लेते सिंगल फेज, जो नहीं हुआ बता दो फटाफट। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, लिख लो फटाफट, तब इसको भी कंप्लीट कर लेते फटाफट। चलो आ जाओ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या क्या इंपॉर्टेंट गुरुजी बताओ फटाफट, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फंसी जाएंगे आपके एग्जाम में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। और ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से देख लीजिए, सारे टॉपिक जितने भी आपको दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कुछ PDF और आपको ला दूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तेजी करना पड़ेगा क्योंकि 15-16 में हम सोच रहे हैं 4-5-6 और बचे हैं ना, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा आपको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, बस आपका कंप्लीट करके आप आराम से पढ़ाई करो। रुक जाओ, तो ये कंटेंट इसको यहाँ तक नोट करो, देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको किसी को काट ही नहीं सकते, बस मुझे PDF और लगाना होगा। 1 मिनट का
चलिए भाई, सॉरी थोड़ा लेट हो गया सर, खाना खाने चले गए। नहीं, मैं अभी आप लोगों को जब पढ़ा लेता हूँ 1 बजे के बाद खाता हूँ। खाना खाने नहीं गया था मैं, आपकी फिराक में ही गया था कुछ यहाँ से PDF निकालने। चलिए अभी बाद में लगा दूंगा, PDF आ गई है। तो ये सारे कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल फेज किस नियम पे काम करता है? लेंज के नियम पे। इसका स्टार्टिंग टार्क का मान 0 होता है, और संधारित्र विधि जो होती है सबसे सेल्फ स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि मानी जाती है, ठीक है। ये सब तीनों इंपॉर्टेंट है, छाट नहीं सकते, गलत ही नहीं कर सकते आप। और इसको मैं देखो, सिंगल फेज में आप केंद्रीय स्विच स्टार्टिंग संधारित्र इलेक्ट्रोलाइट होता है, शक्ति गुणांक लगभग पश्चिगामी। तो सब मतलब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हम फालतू का लिख रहे हैं। सिंगल फेज मोटर 220 वोल्ट, ये देखो पेपर में हम लोग हल कर चुके हैं कि सिंगल फेज मोटर 220 वोल्ट प्लस माइनस 10% फ्रीक्वेंसी पर तथा 50 हर्ट्ज और प्लस माइनस 3 पर डिजाइन की जाती है, प्लस माइनस के 10 वोल्टेज पे। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गलत कर देते हैं, सोचते हैं प्लस माइनस 10 कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो यूपीपीसीएल में आ गया था 5 हार्स पावर मोटर तक की जो होती है, कितने पोल होते हैं? 2 पोल रखे जाते हैं, ठीक है। फटाफट लिखते रहिए हमारे साथ। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रश को अच्छी स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो स्वराज मोटर होता है उसमें लैग लीड इकाई तीनों पे। तो कौन सा ऐसा मोटर है सिंगल फेज का जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पे कार्य करता है? तो स्वराज मोटर। नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों परफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। हाँ, फिर आगे आइए, टेप रिकॉर्डिंग में नॉइजलेस प्रसारण कर लेगा हिस्टेरिसिस स्विच का, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। हाँ, और सुनो, जो परमानेंट कैपेसिटर होता है जिसका सीलिंग फैन में हम यूज करते हैं, उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं, जो कि 75% स्विच प्राप्त करने के बाद क्या होती है, ये अपने आप छोड़ देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप भी कहो गुरु जी सब इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूँ भाई, स्लाइड में सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, आप तो खुद पेपर देते हो तो आपको तो खुद लगा हाँ सर सही कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कोई जिसको हम कहेंगे नहीं ये गलत, मतलब ये नहीं आएगा। अच्छा, संधारित्र स्टार्ट में जो हमारा संधारित्र रन मोटर होता है, रन मतलब रन होता है, यहाँ पर रन कर लीजिएगा, रन, ठीक है। अब केंद्रीय स्विच इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र की श्रेणी में जोड़ा जाता है, मतलब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट संधारित्र के मोटर में अब केंद्रीय स्विच और उसमें कौन सा कैपेसिटर लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कि किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। संधारित्र स्टार्ट संधारित्र रन मोटर में अब केंद्रीय स्विच इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र सीरीज में। अब देखो सेम चीजें वही आ गया, जो ऊपर लिखा सेम वही कहानी है, तो आप एक को हटा दीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो सेम वही चीजें आ गई है, ठीक है। चलो आगे आओ, संधारित्र मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल सेंड कर रहा हूँ, या जो ACS लिखा, एक लिखा है हमारा CR, इसका मतलब तो कैपेसिटर स्टार्ट और एक होता है कैपेसिटर रनिंग, ठीक है, बात समझना। तो डबल वैल्यू संधारित्र में हमारा कैपेसिटर स्टार्ट और एक होता है हमारा रनिंग वाला, 2 होते हैं। तो ये उतना नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला यूनिवर्सल मोटर किस पे कार्य करता है भाई साहब, AC और DC दोनों आपूर्ति पे कार्य करता है, ठीक है। हाँ, दोनों पे कार्य करता है। सिंगल फेज मोटर में समांतर गिलहरी पिंजरा मोटर का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज मोटर कौन सा रोटर का यूज करते हैं, कई बार पेपर में आ चुका है, तो भाई साहब गिलहरी पिंजरा का। जब अभी हम निम्मी वाला हल कराएंगे ना सिंगल फेज, देखना सब फंसेगा इसमें से। सैडल पोल और स्टेसिस मोटर दोनों का हेडर संरचना क्या होती है, इक्वल होती है। इसको रख सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ऊपर जितना करता हाईलाइट करता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैडल पोल की दिशा जो होती है मुख्य पोल से सैडल पोल की दिशा में होती है, मतलब कौन सा मोटर होता है जिसकी घूर्णन दिशा में परिवर्तन नहीं करते, तो यही होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि आरपीएम समानता कितनी होती है, 3000 आरपीएम से लेकर 14000, हो सकता है कि आपके पेपर में 20000 तक भी दे सकता है। मतलब यूनिट मोटर की स्पीड कितनी होती है, 3000 से लेकर 14000 भी हो सकती है, या फिर 14000 से ज्यादा भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, टॉय में यूज करते हैं, ये तो अभी आ जाएगा, मैं एक करवा दूंगा ना आपको कौन कौन सा मोटर कहाँ यूज करते हैं, उसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, मजा आ जाएगा उसी में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में संधारित्र को समान प्रतिघात पे बदलने के लिए मोटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि जो कैपेसिटर मोटर होता है हम कैपेसिटर की जगह इग्निटर लगा देंगे, क्या स्टार्ट होगा, तो आप कहोगे गुरुजी नहीं होगा। संधारित्र को ओपन या शॉर्ट होने पर मोटर प्रारंभ नहीं होती, मतलब वही कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया, जल गया, तो कैसे स्टार्ट होगा, नहीं होगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलो अब आगे लाते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ से लोग तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी कंटेंट बचे हुए हैं, ठीक है।
डायोड हुआ कि नहीं हुआ? डायोड नहीं हुआ होगा। चलो आज पढ़ लेते हैं डायोड। डायोड पढ़ते हैं, डायोड मिक्स करके पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कहीं से कुछ भी आ जाए आप तैयार रहना, लड़ने के लिए तैयार रहना, है ना। एक योद्धा हमेशा तैयार रहता है रणभूमि में, है ना। कुछ भी आ जाए उसको पता है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। हाँ आ जाओ। तो भाई साहब डायोड की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाला आप लोग डायोड। घबराना मत, अगर आपको लगे गुरुजी ये छूटा है वो छूटा, तो घबराना मत, वो सब हो जाता है कंप्लीट। मतलब मैंने कहा ना प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पीएन डायोड सामान्यतः फ्रीक्वेंसी पर दिष्टकारी साटकी डायोड का प्रयोग उच्च फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। मतलब जो पीएन डायोड होता है उसको हम जनरल तौर पे आम फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, और जो हमारा साटकी डायोड होता है उसका मतलब जो साटकी डायोड होता है ना, वो उसका यूज हम उच्च फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। सवाल ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से उच्च फ्रीक्वेंसी पे किस डायोड का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या बताओगे? अगर पढ़ के गए होगे, इस हमारे कंटेंट को देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो आप फट से कर दोगे गुरुजी ने बताया था साटकी डायोड, ठीक है। समान फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा? तो पीएन डायोड। और साटकी डायोड कैसी होती है? यूनिपोलर डिवाइस में होती है, ठीक है। जीना डायोड का यूज शंट डायोड रेगुलेटर में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो डायोड प्रकार का ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मिलती है। तो ये तो आप कर ही लोगे, मैं कर देता हूँ हाईलाइट। अब ये सब सवाल को तो मैं क्या बोलूँ, है ना। टनल डायोड का प्रयोग सातुत जनरेटर में करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक एग्जांपल और क्या, यूनिपोलर मतलब एक दिशा में काम करने वाला। यूनिपोलर होता है एक दिशा में, तो उसका साटकी डायोड और गन डायोड, दो ही डायोड हैं। अगर आप चाहें तो लिख सकते हो यूनिपोलर दिशा में डायोड में कौन सा उदाहरण? तो साटकी डायोड और गन डायोड। सर एक बार दीजिएगा टाइप का गेट और डायग्राम, उन सर को कैसे परचेज हो? मतलब उसकी गेट की पूछ रहे हैं, पीएन डायोड फलाने डायोड का, वो करवा दूंगा, घबराइए मत। ऋणात्मक प्रतिरोध छेद डायोड के उदाहरण के साथ ऋणात्मक प्रतिरोध जो होता है, यानी किस डायोड में ऋणात्मक रेजिस्टेंस का उपयोग होता है? तो साटकी, साकले और गन डायोड में, इन तीनों में। घबराना मत आप लोग, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, मतलब अभी 11 क्लास है ना, 15 16 जब 15 तक पहुंचेंगे तो आपसे पूछूंगा क्या छूटा है, क्या क्या छूट रहा है, तो आप लोग खुद बताओगे गुरुजी ये छूटा है, ये छूटा है, ये छूटा है ना। हाँ, फिर आपकी फरमाइश पे काम करेंगे। परतों के आधार पर डायोड, दो परत किसमें होता है? पीएन डायोड, ठीक है। हाँ, किसमें किसमें होता है? दो लेयर। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीएन डायोड में, एलईडी में, फोटो डायोड में, जेनर में और ब्रेटा डायोड में, इसमें दो लेयर पाए जाते हैं। तीन लेयर के कौन सी लेयर होती है गुरुजी? तो गन डायोड जो होता है उसमें होता है। तो जो तीन परतें होती है वो गन वाला। चार परत किसमें? तो साकलेट डायोड में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दो परत के लिए पीएन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, जेनर डायोड और ब्रेटा डायोड। तीन परत के लिए याद कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा 3 और 4 याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 परत के लिए गन डायोड और 4 परत के लिए साकलेट डायोड, बस इतना याद कर लीजिएगा। प्रकाशित तीव्रता को मापने के लिए फोटो डायोड, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ब्रेटा डायोड परिवर्तनीय संधारित्र समान के रूप में कार्य करता है। टेकोमीटर में गन डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी 3 फेज अर्ध तरंग में रिपल गुणांक का मान 0.17, जबकि 3 फेज पूर्ण तरंग में रिपल गुणांक का मान 0.005 रखता है। अगर ये सब चीजें बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको डाटाबेस है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें हमारा कोई नहीं है। मैं तो फटाफट आपको, मेरे पास तो पीडीएफ है, पीपीटी है, मैं तो बस फटाफट आपको हाईलाइट करते हुए लेके चल रहा हूँ कि भाई इस पर ध्यान दे देना आप। जेनर डायोड जेनरेट वोल्टेज डोपिंग सतह पर निर्भर करती है, ये तो सही है। एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश और चालक पदार्थ पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारा एलईडी होती है ना, जितनी भी एलईडी लग रही है, लाल, हरा, पीला, सफेद, जो भी जलती है, ये सब उसके जो मटेरियल हमने उसमें कोटिंग किया है उसके आधार पे ही प्रकाश हमको देखने को मिलता है। अगर हमको ये सफेद मिल रहा है तो इसके अंदर कोटिंग की गई है, हमको सफेद प्रकाश मिल रही है। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? अगर लाल मिलेगा तो उसके अंदर हम कोटिंग करेंगे, उसके आधार पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। सेतु डिस्चार्ज यानी जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों के बीच आपस में बदलने पर सेतु हमारे क्या होते हैं? शार्ट हो जाते हैं। फिर बाकी है, आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कितने डायोड का उपयोग करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर में कितना डायोड लगता है? 4 डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका ये इतना लाइन याद कर लेना, ठीक है। आज अंडरलाइन में कर देता हूँ
4 डायोड। डायोड की निर्गत पल्सेटिंग डीसी, जबकि फिल्टर का मतलब ध्यान सुनना, डायोड से जो हमको एसी से डीसी कन्वर्ट होता है वो पल्सेटिंग प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम फिल्टर लगा लेते हैं ना तो प्योर हमको मिलता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये होगा गुरुजी कि जो हम डायोड से हमको जो डीसी मिल रही है वो पल्सेटिंग प्रकार की होती है, और फिल्टर से जो हमको मिलती है वो हमारी कौन सी होती है, शुद्ध डीसी प्रकार की होती है। वोल्टता स्टेबलाइजर में जेनर डायोड का प्रयोग होता है, नेजर नहीं होता, जेनर होता है। जेनर लिख लीजिएगा इसको, जेनर इंपॉर्टेंट है, ये जेनर होता है, ठीक है, जेनर। तो जेनर डायोड का यूज, साथी डायोड में एक मेटल लेयर है ना, साथी डायोड में कौन सा होता है, एक मेटल लेयर होता है, बाकी हमारा एक यन लेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आ जाओ, सकल डायोड का बिना गेट का एसीआर कहा जाता है। सिरकाल और जर्मेनियम इंपॉर्टेंट है ये। फॉरवर्ड धारा कैसे किस में लेते हैं, मिली एम्पियर में, जर्मेनियम के लिए रिवर्स वाला माइक्रो एम्पियर में, और सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में। लो भाई, आने वाला कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बताओ आप लोग। आप कहोगे हाँ गुरुजी बात तो आपकी 16 न सत्य है, हमको भी लग रहा है कि आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा आप लोग। चलो भाई, डायोड भी खत्म हो गया। ट्रांजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ है, सीआरओ हुआ कि नहीं हुआ है, सीआरओ हुआ कि नहीं हुआ है, सीआरओ वाला भी देख लेते फटाफट, इसको निपटा देते, खत्म करते। सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, शायद मुझे लग रहा हो गया है, एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सीआरओ लग रहा है मुझे हो गया है, एक बार आप लोग बता देना प्लीज। सीआरओ हुआ कि नहीं, कुमकुम, अंजलि, कोई बच्चा बता दे मुझे, सीआरओ हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मुझे बता दीजिए सीआरओ हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है। चलो आज मुझे लग रहा है कहीं मैंने पढ़ाया है। चलो आ जाओ तो फटाफट काम कर लेते सीआरओ वाला ही, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो पहला वाला इंपॉर्टेंट है, हाई डाल लेना आप लोग, सीआरओ जहां भी लिखना पहले सीआरओ लिख लेना ना, ऐसे करके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसको बोलते हैं। अभी आगे आएगा ही, फुल फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा उसका। तो इसमें आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सीआरओ क्या करता है भाई साहब, तो एसी और डीसी दोनों प्रकार कर सकता है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी माप सकता है, ठीक है, वोल्टेज भी माप सकता है ना। हाँ देखो लिखा भी है, वोल्ट मापी के समान है, यानी सीआरओ की कार्यप्रणाली किसके समान है, वोल्ट मापी, यानी वोल्टेज भी माप सकता है, फ्रीक्वेंसी भी माप सकता है, और बाकी जो इसका हम दृश्य भाग को देखने का हम मतलब प्रदर्शित करते हैं, मतलब सीआरओ किसी तरंग को दृश्य भाग में प्रदर्शित करने का काम करता है। सीआरओ का इनपुट प्रतिबाधा 1 मेगा ओम होती है। सीआरओ की सुविधा किसमें लेते हैं, मिली वोल्ट में मापी जाती है, ठीक है। ये नहीं आएगा, कल पढ़े थे आपने, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ में त्वरक एनोड और फोकसिंग एनोड का प्रयोग करते हैं, नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सीआरओ को इसकी किसका लेपन करते हैं, फास्फोरस का। जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी को ध्यान देना बस। सीआरओ में बैंडविड्थ राइजिंग टाइमिंग गुणन नहीं आएगा, सीआरओ में टाइम बेस ये भी नहीं आएगा, सीआरओ में एक्स आवृत्ति और वाई एच पर वोल्टा, मतलब वही मैंने कहा ना कि सीआरओ क्या मापन कर सकता है, तो सीआरओ गुरुजी हमारा मतलब हमारा हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया है, मुझे यह लग रहा है आप लोगों को करवाया है सीआरओ के बारे में, है ना। तो सीआरओ एसी तरंग को शिखर से शिखर मान प्रदर्शित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज को, यानी आरएमएस वैल्यू को भी मापन कर सकता है ये। सीआरओ में 90 डिग्री का कालांतर होता है, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सीआरटी का सीआरओ का हृदय कहते हैं, हाँ सही बात है, जो मतलब सीआरओ को में जो सीआरटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। सीआरओ की सूत्रता ऊर्ध्वाधर नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है कि सीआरओ हम किस में मापन करते हैं, 2D में करते हैं, किस में करते हैं, 2D में करते हैं। डुअल बीम, सीआरओ में 2 इलेक्ट्रोड बीम होता है, सीआरओ में होता है वोल्टेज और, हाँ ये देखो क्या मापन करेगा, तो भाई साहब वोल्टेज और हमारा फ्रीक्वेंसी का मापन करता है, धारा का मापन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा सीआरओ का फुल फॉर्म कहीं नहीं मिला तो सुन लीजिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, लो भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो, खत्म हो गया सीआरओ। अब सीआरओ में जो मैंने हाईलाइट किया हूं इसी को बस पढ़ के चले जाना आप लोग।
सीआरओ में जो मैं हाईलाइट कर किया हूँ, अगर आप लोग पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, बाद में लिखना चाहिए, तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है गुरुजी, जब ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे सोचते हैं यार कितना लिखूं, तो जो हाईलाइट किया हूँ जो उसको आप जरूर पढ़ लेना, उसको स्किप ही नहीं करना, ठीक है। चलो आ जाओ सीआरओ के बाद अब हम ट्रांजिस्टर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आइए ट्रांजिस्टर पढ़ लेते हैं फटाफट। आप भी कहो गुरुजी आज फास्ट मोड में, भाई फास्ट मोड का मतलब ये है कि पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आ जाओ ट्रांजिस्टर हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट। ट्रांजिस्टर हेडिंग डालिएगा। ट्रांजिस्टर में कितनी परतें पाई जाएंगी? 3। पहला वाला ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर में कितनी परतें पाई जाती हैं, कितनी लेयर पाई जाती हैं, कितनी अवक्षय परत होती है, पहला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपने हमसे खुद टॉपिक पढ़ा होगा, शायद में भी आप तो काफी दिन से पढ़ रहे हैं, तो हम बार बार बोलते थे कि ये हमारा अमीटर, बेस, कलेक्टर, अमीटर, बेस और कलेक्टर। तो क्षेत्र में बोलेगा सबसे चौड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है। डोपिंग किसमें सबसे ज्यादा होती है? ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, जो मैं आपको वहां समझाता था कि कौन सा बड़ा कौन सा क्षेत्र, अगर आपको याद होगा ध्यान से, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी। अब डोपिंग किसमें सबसे ज्यादा होती है? अमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में, उसके बाद बेस में, फिर उसके बाद हमारी एरिया किसकी सबसे बड़ी होती है? तो कलेक्टर की, और फिर उसके बाद अमीटर की, फिर उसके बाद बेस की। तो जो बच्चा हमारा ईसीबी को नहीं समझ रहा है, आप समझो कि हमारा क्या है, मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ये है ना, तो ये अमीटर हो गया, इसको इसमें लिख कर ही करते हैं। फिर इसमें हमारा सर जी बेस हो गया, ठीक है, और ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हो गया। तो गुरुजी हमारा ये क्या है? अमीटर है। ये हमारा क्या गुरुजी? बेस है। ये क्या गुरुजी? हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। तो अब क्षेत्र के हिसाब से तो ये पूरा हमारा लाइन जो है आपको दिख रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछेगा तो बता दीजिएगा फट से, है ना, कुछ भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। तैयार है ना आप लोग? आगे आओ। प्रतिरोध किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो बेस में, उसके बाद कलेक्टर में, फिर उसके बाद अमीटर में, याद रखिएगा, है ना। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था वहां पर एप्लीकेशन यूट्यूब पे, लेकिन ये यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस पूछ दिया तो किसमें सबसे ज्यादा होगा बता दीजिएगा, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा, कि जब रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा तो वहां पर धारा का मान कम होगा, ठीक है। जहां पर रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो वहां पर धारा का मान हमारा क्या होगा? सबसे, मतलब उल्टा होता रेजिस्टेंस धारा का। तब देखो यहाँ पर प्रतिरोध, तो बेस में सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर धारा किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो आप देखिए अमीटर में ज्यादा मतलब है, बेस में सबसे कम है धारा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिरोध है। कलेक्टर में उससे ज्यादा, अमीटर में सबसे ज्यादा। तो फिर धारा क्या होगा गुरुजी? तो धारा देख लीजिए ध्यान से, अरे मैं ज्यादा कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बेस में प्रतिरोध, कलेक्टर में उससे कम और अमीटर में उससे कम। मतलब सबसे कम किसमें होगा हमारा रेजिस्टेंस? अमीटर में। तो अमीटर में जब रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो इसमें धारा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्टर में गुरुजी हमारा जो होता है कि मतलब बेस से थोड़ा सा कम होता है, तो आप देखो धारा हमारा यहाँ हो गया, बेस में सबसे यहाँ पर अगर तो लास्ट में चला गया। तो मतलब रेजिस्टेंस धारा का उल्टा होता है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नहीं समझ पाए क्या आप लोग? मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा जहां वहां धारा कम, ठीक है। बाकी उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, संग्राहक क्षेत्रफल को रखा जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग पीएनपी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें आवेश वाहकता उच्च होती है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं? एनपीएन में। और एनपीएन का फिगर हमने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। एनपीएन में अमीटर के बाहर की साइड, पीएनपी में धारा मतलब अमीटर पे ही लगाएगा अंदर के साइड, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर विन्यास का सबसे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? कॉमन एमिटर, क्योंकि इसमें पावर अधिक होती है, वोल्टेज अधिक होती है, हर चीज इसमें अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो विन्यास होता है ना, उसका हम यूज किसमें करते हैं? कॉमन एमिटर। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस का नहीं, कॉमन एमिटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर के एक्टिव मोड का प्रयोग मतलब हम एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के लिए करते हैं, जिसे बोलते हैं 2 लित्र। तो एक्टिव मोड के लिए भाई साहब हमारा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिजिटल परिपथों में कट ऑफ और सैचुरेशन मोड का प्रयोग करते हैं। कट ऑफ आप समझ रहे होंगे ना, कट ऑफ मोड,
एक होता है सैचुरेशन मोड। स्विच की तरह उपयोग किया जाना ट्रांजिस्टर को कट ऑफ और सैचुरेशन मोड का प्रयोग करते हैं ना, ये देखो इंपॉर्टेंट है। स्विच की तरह उपयोग किया जाना ट्रांजिस्टर में कट ऑफ व सैचुरेशन मोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ। सैचुरेशन का संकेत, ये फार्मूला अगर आपको याद करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो वैसे भी आपके पेपर में नहीं आने वाला, मतलब आपके सीआरटी सिंथेसिस में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, कोई इसमें से नहीं आएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा आपका ट्रांजिस्टर वाला। ठीक है, कॉमन बेस के लिए धारा गेन 1 से कम, जबकि कलेक्टर के लिए वोल्टेज शक्ति गेन 1 से कम होता है। मतलब स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा हमारा कॉमन एमिटर के लिए होता है, कॉमन बेस के लिए धारा गेन का मान 1 से कम, जबकि कॉमन कलेक्टर के लिए वोल्टेज और शक्ति गेन 1 से कम होता है। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा आज बहुत लंबा हो गया टॉपिक, आप लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा आज, लेकिन क्या करें, है कंटेंट तो देना पड़ेगा। हाँ, आज बहुत ज्यादा हो गया है। अमीटर बाइसिंग को सेल्फ बाइसिंग कहते हैं, जबकि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को यूनिवर्सल बाइसिंग कहते हैं। अब मैं लिखवा देता हूँ आपके पास, तो जब चाहे तो आराम से लिख लीजिएगा, ये इतना नहीं आएगा आपका, है ना, घबराना मत। बीजेटी, है ना। तो करंट नियंत्रण में कौन सा आता है, बीजेटी इंपॉर्टेंट है। ये सब, ये जितना मैं दे रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट, जो जिसको हाईलाइट करते जाऊंगा ना, आप उसको जरूर पढ़ना, है ना। और फिर आप पेपर देके आना, बोलना गुरुजी आपने जो गेस किया था ना, वो बहुत गजब किया था आपने, कि ये आएगा, और वही आया भी था। यूनिपोलर डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर मतलब एक दिशा में, बाइपोलर मतलब होता है या तो होल या इलेक्ट्रॉन, दोनों तरह का प्रभाव हो। हालांकि मैं विस्तृत में बता देता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, अभी हमको बस जानना है कि यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, बीजेटी, आईजीबीटी, यूजेटी, सबको याद कर लीजिए आप। बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज आप लोग थक जाओगे। आप कि और करवा दूं, कहो तो भैया आपको करवा दूं और कंटेंट दे दूं। इंपोर्ट फाइल, आप लोग आदेश करो तो मैं, इसको एक्सपोर्ट करना है ना, पीडीएफ बनाना है ना, आप लोग और आदेश करो तो भाई साहब आप लोगों के लिए हम बना दें। चलो, इतना थक जाओगे आप लोग, है ना। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अभी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। अभी जो मैंने फाइल लेने गया था बीच में, वो तो बचा हुआ है, लैंप वगैरह का था। चलो कल कर लेंगे उसको, घबराना मत। हाँ, अभी चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी। तो पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। क्लास अगर पसंद आएगा तो रिटर्न देके जाइएगा, और जो बच्चे बाद में देखते हैं वो भी देंगे। और जो बच्चा अगर क्लास छोड़ के जाता भी है, जैसे आता है आके चले जाता है, और आपके सामने अगर रेटिंग आता है तो उसको रेटिंग देकर ही जाया करिए आप, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।